हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। इंडियन ज्योग्राफी की फोर्थ वीडियो को आज मैं डिस्कस करूंगा और इसके अंदर इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र को मैं पढ़ाऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किसी भी देश के लिए उसकी नदियाँ इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकली एंड कल्चरल दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नदियों को तो मानव सभ्यता की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, क्योंकि जो मानव सभ्यता का उदय हुआ है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर हुआ है। और भारतीय नदियों का जिक्र तो पौराणिक है, वैदिक काल में आज से कई हजारों साल पहले किया गया है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और अगर हम लोग बात करें कि भारतीय अपवाह तंत्र की, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की, ड्रेनेज का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसा सिस्टम जिसमें एक मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी के अंदर कुछ अन्य उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर आकर मिल जाती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ जो मुख्य नदी या मेन रिवर होती है उसमें से कई सारी ब्रांचेस बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये एक प्रकार से सिस्टम बनाता है जिसे हम लोग अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। तो हम लोग अगर इंडिया की रिवर को पढ़ेंगे, ये जैसे हमारे भारत का एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में यहाँ से अगर देखा जाता है कि कर्क रेखा होके जाती है बिल्कुल बीचों बीच से, और इससे ऊपर वाली जितनी भी नदियाँ हम लोग कहते हैं उसे हम लोग नॉर्थ इंडियन रिवर के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर हम लोग कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग दो तरीके से इंडिया की रिवर्स को पढ़ेंगे। एक तो नंबर फर्स्ट है कि उत्तर भारत की नदियाँ, नॉर्थ इंडियन रिवर्स, और जिसके अंदर हम लोग तीन रिवर सिस्टम, जो बहुत बड़े रिवर सिस्टम हैं इंडिया के, तो वो है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये जो तीनों एक हमारे सिस्टम हैं, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी एक नदियां हैं। इसका एक आपस में जाल बना हुआ है, क्योंकि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदियां हैं जो इसके अंदर आकर मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जो नीचे की हमारी तटीय भारत है, कोस्टल इंडिया है या पेनिनसुलर इंडिया है, जो पानी से घिरा हुआ है तीन तरफ से। तो ये जो एक नीचे वाला भाग है उसके अंदर जो हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और एक हमारी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है, तो दो प्रकार से इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर मैं जो पढ़ाऊँगा आपको, तो वो सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा वो है इंडस रिवर की, सिंधु नदी तंत्र की मैं बात करूंगा। तो सिंधु नदी, देखो ये आपको मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का, और इंडिया के मैप में ये इधर तिब्बत है, चीन है, और तिब्बत के यहाँ से एक इस झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है वो एक भारत के लद्दाख वाले रीजन में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद वो पीओके वाले रीजन में जाती है, पीओके रीजन से फिर वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से होती हुई सीधा वो कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। ये हमारा अरब सागर है जो भारत के पश्चिमी साइड में स्थित है, तो अरब सागर में गिर जाती है। ये एक, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये एक हमारी सिंधु नदी का एक प्रवाह क्षेत्र है, फ्लो एक एरिया है। और यहाँ पर अगर बात की जाती है तो इसका उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है मानसरोवर झील के पास या निकट सिनका बाब से ये निकलती है, मानसरोवर झील के पास। और सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार किया गया है ऋग्वैदिक काल के अंदर ही, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और विश्व की एक बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी सिंधु नदी के आसपास में बसी थी। तो सिंधु नदी की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और ये कितने देशों से होकर बहती है, इसका प्रवाह, इसका फ्लो जो है वो चीन, भारत और पाकिस्तान से है। देखो ये चीन है जहाँ से वो निकल रही है, उसके बाद ये इंडिया के अंदर प्रवेश करेगी तो लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी में करेगी। पहले वो जम्मू कश्मीर में करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब थोड़ा नीचे वाला हिस्सा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लद्दाख है। ठीक है, उसके बाद ये पाक ऑक्टोपाइड कश्मीर में प्रवेश करती है, जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जाया हुआ है। तो यहाँ की अगर बात करें इसकी डिटेल की, तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के एक दमचोक जगह है, दमचोक के पास प्रवेश करती है भारत में, और आगे बहती हुई ये गिलगिट में जाती है। गिलगिट जो एक पाकिस्तान, पाक ऑक्टोपाइड कश्मीर का हिस्सा है, गिलगिट में जाती हैं, और उसके बाद दर्दिस्तान के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं, और कराची के पूर्व से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण डिटेल है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत में कहाँ पर ये प्रवेश करती है, तो दमचोक के पास प्रवेश करती है। और ये गिलगिट मतलब पीओके के कौन से रीजन से होके जाती है, तो गिलगिट से होके जाती है। और पाकिस्तान में ये कौन से रीजन में, कौन सी जगह पर प्रवेश करती है, तो दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। और उसके बाद पाकिस्तान से होती हुई सीधा ये अरब सागर में गिर जाती है। देखो, ये भारत की एक प्रमुख नदी हुआ करती थी, लेकिन जिस समय भारत का हिस्सा अलग हुआ है, पाकिस्तान बना है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान में मुख्य रूप से बहती है और इसीलिए पाकिस्तान की नेशनल रिवर के नाम से भी जानी जाती है। आगे इसकी और डिटेल जानेंगे। तो ओके, सिंधु नदी की सहायक नदियां हम लोग देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है और ऊपर की ओर जाती है और लद्दाख से होती पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होती सीधा अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिखाई देते हैं मैप में कभी कभी, तो यहाँ पर इसमें शौक नदी भी ऊपर से आकर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से इसमें एक काबुल मिल जाती है, कुर्रेम मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी इत्यादि ये नदियाँ भी इसके अंदर मिलती है आके। ठीक है, ये नीचे भी आपको दिखाई दे रही है इसके मैप में। तो यहाँ अगर पश्चिम में इसके अंदर कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, तो वो है काबुल नदी और एक कुरेम नदी, जिसे कुर्रम नदी भी कहा जाता है। उत्तर में इसमें आकर मिलती है शौक नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जो लद्दाख से ऊपर वाले रीजन से होती हुई सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। पूर्व में इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी इत्यादि आकर मिलती है। तो इन ट्रिब्यूटरी रिवर या इनकी सहायक नदियों की डिटेल को भी हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, वो है झेलम, और झेलम नदी का प्राचीन नाम, पौराणिक नाम है वितस्ता। वितस्ता के नाम से भी इसे जाना जाता है, या एक यूनानी ग्रंथों में इसे हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। आपने कभी सुना होगा, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, अलेक्जेंडर सिकंदर और भारत के एक राजा थे पोरस, इनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया युद्ध था। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर की घाटी के वेरीनाग झरने से होता है और झेलम नदी की लंबाई जो है 170 किलोमीटर है। उसके बाद ये भारत से होकर सीधा पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और झेलम नदी पर ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है जिसका नाम है वुलर झील, तो वुलर झील भी किस नदी के तट पर है, तो वो है झेलम नदी पर है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए जरा। ओके, अस्किनी। अस्किनी किसका एक प्राचीन नाम है, वो है चिनाब नदी का। चिनाब नदी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है और चिनाब नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो चिनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी है। चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब नदी। तो इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, चंद्र और भागा। चंद्र भागा दो नदियों से मिलकर ये नदी बनी हुई है और इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ आकर मिल जाती है। इसीलिए चिनाब नदी एक बहुत लंबी या फिर एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर के नाम से जानी जाती है सिंधु की। तो जैसे कि अगर बात की जाती है कि यहाँ पर ये चिनाब नदी है और यहाँ से होती हुई ये पूरा का पूरा ड्रेनेज एरिया जो है वो चिनाब नदी का है और ये सारी की नदियाँ इसमें जाकर मिल जाती है चिनाब नदी में। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा, तो वो है रावी नदी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रावी नदी के अगर बारे में मैं बात करूं तो सिंधु नदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो ये नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर और पंजाब से होती हुई झंग के निकट, झंग मतलब जम्मू एक पाकिस्तान के अंदर है, झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा, तो वो है सतलज नदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है सतलज नदी, जिसका प्राचीन नाम है शतुद्री। और सतलज नदी कोई भारत से नहीं निकलती, इसका ओरिजिन भारत से नहीं है और ये हिमालय से भी नहीं निकलती, ये हिमालय के पार से निकलती है। हिमालय के पार का मतलब होता है यहाँ से, जहाँ से सिंधु नदी निकली थी, जहाँ से सिंधु नदी का ओरिजिन हुआ था उसी जगह से ये निकलती है। थोड़ा सा दक्षिण में
राकसताल झील आती है, वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से निकलने के बाद सीधा का सीधा ऐसे करके इंडिया में एक हिमाचल प्रदेश में एंट्री करेगी। हिमाचल प्रदेश से सीधा का सीधा ये क्या करेगी, ये पंजाब में जाएगी और पंजाब से होती हुई सीधा ये कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो सतलज नदी की अगर बात की जाए कि ये नदी राकसताल से निकलती है। राकसताल कहाँ पर है, ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और सिंधु नदी के ये समानांतर बहती हैं, सिंधु नदी इसके ऊपर है और दक्षिण की ओर ये बहती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार प्रवेश करती है और आगे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो चिनाब नदी से मिल रही है, इसलिए हमने बोला था कि चिनाब नदी सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। ओके, सतलज नदी में ही आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कभी आपने सुना होगा, व्यास नदी सबसे छोटी एक नदी के नाम से भी जानी जाती है इंडस की। तो यहाँ पर इंडस की सबसे छोटी सहायक नदी कहलाती है व्यास नदी, और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से होते हुए ये बहती है और पंजाब के हरी के नामक स्थान पर यह सतलज में मिल जाती है। हरी के नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक सतलज नदी है और यहाँ से ऊपर से आती है ये नदी जिसका नाम है व्यास नदी, विपाशा जिसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये नदी जो है वो सतलज में मिल जाती है। व्यास और सतलज नदी के संगम पर एक हरी के बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हरी के बैराज बना हुआ है व्यास और सतलज नदी के संगम पर, मतलब इनके दोनों के मिलने पर, जहाँ पर ये नदी आपस में मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, पंजाब में मिल रही है। ठीक है, तो हरी बैराज या हरी के बैराज से ही भारत की सबसे लंबी जो नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो निकलती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ से निकल रही है, तो हरी के नामक बैराज से इसको निकाला गया है। और हरी के बैराज जो है वो किस दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो एक व्यास नदी और एक सतलज नदी। और व्यास किसकी सहायक नदी है, वो सतलज की है, क्योंकि वो सतलज में जाकर मिल जाती है। और सतलज किस में जाके मिल रही है, चिनाब नदी में। और चिनाब नदी किस में मिल रही है, सिंधु नदी में। इसलिए आपस में एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, जाल बना हुआ है। इसीलिए ये सारी की सारी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा। ओके, एक सिंधु जल समझौता हुआ था, आपने कभी सुना होगा, इतिहास में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और या फिर ज्योग्राफी के अंदर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, क्योंकि भारत से होकर ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। ठीक है, और भारत के अंदर बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो इसी पानी को यूज़ करने के लिए या फिर जल का वितरण करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं कि नदी के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी। और यह संधि जो थी वो किसके तटस्थ में हुई थी, या किसकी अध्यक्षता में हुई, या किसके सहयोग से हुई थी, तो वो है विश्व बैंक या IBRD, जिसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इनकी मध्यस्थता में या इनकी उपस्थिति में ये संधि हुई थी जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो जब ये संधि हुई थी तो इस पर दोनों देशों के प्रमुख लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के। ठीक है, तो ये संधि है क्या, आप ये सोच रहे होंगे कि संधि है क्या। तो ये संधि जो है ये कहती है कि जितनी, जैसे एक सिंधु नदी है, फिर ये झेलम नदी है, फिर चिनाब नदी है, फिर रावी नदी है, व्यास नदी है और सतलज नदी है। तो ये जो 6 नदियाँ हैं, इन 6 नदियों के जो ऊपर वाले 3 नदियाँ हैं, इन तीनों नदी का 80% जो पानी है उसको तो पाकिस्तान यूज़ करने के लिए कहा गया, पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, जो बड़ी मेजर नदियाँ थी, उसका 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, जिसे छोटी नदियों के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की नदियां भी कहा जाता है सिंधु की सहायक नदियों में, तो उसका 80% जो जल था वो भारत यूज़ करेगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं ऊपर वाली नदियों पर भारत डैम्स नहीं बना सकता ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तो इस संधि का उल्लंघन होगा। इसी तरीके से नीचे वाली जो जितनी रिवर्स हैं उन पर डैम बनाया जा सकता है, उनको एक डाइवर्ट किया जा सकता है उनके मुंह को, क्योंकि 80% जल जो है वो भारत यूज़ कर सकता है नीचे की नदियों का।
तो ये एक सिंधु जल समझौता था जो सिंधु नदी से ही संबंधित है, और ये आज की जो क्लास है वो सिंधु नदी से संबंधित ही हमने करी है। और तो गंगा नदी तंत्र हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, या फिर दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी पढ़ेंगे। और अभी के लिए मैं इतना ही करूँगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।